मैम म्यूट है। फ्रेजेस आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जहां पर आपके सब हो गया ज्वाइन। यस, सो एज आई वाज टेलिंग, फ्रेजेस जो होते हैं आपके, ठीक है, फ्रेजेस में एक कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक है। उसमें आपका प्रपोजिशंस रह सकता है, हेल्पिंग वर्ब रह सकता है, कुछ एडजेक्टिव रहेगा, कुछ वर्ब हो सकता है, ठीक है। बट वहां पे सब्जेक्ट नहीं रहता है, वहां पे किसी का नाम नहीं रह सकता है, वहां पे प्रोनाउंस नहीं रह सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कभी भी आपके फ्रेज में प्रेजेंट नहीं रहता है, बट दे कन्वे पार्शियल मीनिंग, यानी कि आधा मीनिंग वो बताते हैं। और अगर आपने किसी सेंटेंस में उसे यूज कर लिया एज अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट याद है क्या बताया था, अगर आपके सब्जेक्ट को अगर आपके सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए सब्जेक्ट की डेफिनेशन या सब्जेक्ट की डिफाइनिंग रेफरिंग कुछ वर्ड्स लगते हैं, सब्जेक्ट सिर्फ कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को, उसे सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहते हैं। यानी कि वो वर्ड्स जो आपके सेंटेंसेस को कंप्लीट करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बाद भी आपका सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है उसे कंप्लीमेंट कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्स जो होते हैं उनकी जगह अगर आप फ्रेजेस रखते हैं, यानी कि वो वर्ड्स जो सेम कॉम्बिनेशन में यूज होते हैं और उनका सेम सिमिलर मीनिंग कन्वे होता है हर जगह, अंडरस्टूड, हर जगह वो सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, बट वो पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड जो है वो एक मीनिंग कन्वे करेगा। यानी कि उसमें अगर कोई मेन वर्ब है तो उस वर्ब का मीनिंग आपके फ्रेज से मीनिंग से मिलता जुलता हो सकता है, बट सेम नहीं रहेगा, अंडरस्टूड। वो पूरा एक फ्रेज एक मीनिंग कन्वे करता है, जो कि आपको जरूरी है समझना, जो कि हो सकता है 90% ऑफ द चांसेस कि जो एक्चुअल डिक्शनरी मीनिंग होते हैं वर्ड्स के उनसे अलग रहता है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट टू शो हियर। टू कीप वंस टेम्पर, क्या होगा, स्क्रीन दिख रहा है आपको? अच्छा, यहाँ पे कुछ दिक्कत हो गई। टू कीप वंस टेम्पर जो है आपका, हाँ क्या है ऑप्शन, पढ़ के बताइए। ओके, क्वेश्चन ऑप्शन बी आप चूज कर रहे हैं। एनीवन एल्स हु वुड सपोर्ट दिस ऑप्शन, या कोई और ऑप्शन आप चूज करना चाहते हैं? ऑप्शन बी, सब कोई? ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्यों करेक्ट है? यहाँ पर टेम्पर जो है, टेम्पर क्या मतलब होता है टेम्पर का? नहीं, टेम्पर का मतलब होता है आपका मूड स्विंग, ठीक है, आपका मूड कैसा है वो आपका टेम्पर का मतलब होता है। इफ यू हैव हाई टेम्पर दैट मीन्स आप गुस्से में हैं, ठीक है। इफ यू हैव कंट्रोल ओवर योर टेम्पर दैट मीन्स आप काम हैं, आप गुस्सा नहीं करते, आप अच्छे मूड में हैं, अंडरस्टूड। तो कीप वंस कंट्रोल यानी कि गुस्से को कंट्रोल में रखना, तो टू बी इन गुड मूड। थोड़ा सिमिलर मीनिंग है, एग्जैक्ट नहीं, सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, टू कैच अ टार्टर, डी। एनीवन एल्स? इफ यू वांट अ हिंट, स्टार्टर का मतलब होता है देयर इज अ कोटिंग इन योर गम्स एंड टीथ, आपके गम्स और टीथ में एक कोटिंग होती है जिसे टार्टर कहते हैं। डी, श्योर? ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट। टू मीट समवन विद योर ओन मैच, यानी कि अपने टक्कर के आदमी से मिलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टू ड्राइव होम, डी, टू एम्फसाइज, ओके, टू एम्फसाइज। बी, टू ड्राइव होम, इसको कहने का मतलब होता है कि एक जो हिंदी में भी हम कहावत यूज करते हैं, घर कर जाना, राइट। कुछ बात है, कुछ ऐसा इंसिडेंट है, यस, जो आपके दिमाग में बैठ गई है, तो टू एम्फसाइज यानी कि जोर देने के लिए आप ये फ्रेज यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, एनीवन एल्स?
यस, ऑप्शन ए इज टू प्राइवेट एंड टू सर्व। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में भी एक कहावत कहते हैं, हुकुम का इक्का रहना, यानी कि आपके पास कुछ ऐसा सीक्रेट है जो कि आप एंड वॉर में यूज कर सकते हैं टू, एक तरह से कह सकते हैं कि आपका जो पड़ रहा है वो भारी करने के लिए, राइट। उस तरह से जो हम लोग हिंदी में कहते हैं, दैट इज द इंग्लिश फ्रेज दैट इज यूज्ड फॉर दैट विल बी, जस्ट अ मिनट। यस, क्वेश्चन नंबर ये देखिए, I'm afraid he is burning the candle at both ends and ruining his life. यहाँ पे देखिए आपके phrases या idioms जो हैं वो sentences के साथ use हो रहे हैं, so it is much better to find out the meaning of these. I'm afraid he is burning the candle at both ends and ruining his life. आप शेयर कर लो बच्चे इनसे स्क्रीन। एक बच्चा पीछे चल जाइए, अंकित पीछे चल जाओ, तो स्क्रीन शेयर करो। C, overtaxing his energy. Anyone else? आपका जो फ्रेज है जिसका आपको मीनिंग फाइंड आउट करना है, दैट इज द कैंडल एट बोथ एंड। बी, बी बोल रहे हो बच्चे, बी बोल रहे हो, बी बोल रहे हो आप लोग सर, आप लोग इधर से बी। बी। ओके, लेट्स सी इफ बी इज करेक्ट और नॉट। बी करेक्ट नहीं है, सी इज करेक्ट। ओवर टेक्सिंग हिज एनर्जी, यानी कि आप जो है अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, कहीं पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। टू गिव, आप सोर्स को, जो आपका एनर्जी सोर्स है उसको पाथ नहीं दे रहे हैं जिससे आपका लाइफ में कुछ आगे कर पाए। ठीक है, यू आर रूइनिंग योर लाइफ बाय ओवर टेक्सिंग, यानी कि ओवर यूजिंग योर एनर्जी इन वेस्टफुल थिंग्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, द यूनिवर्सिटी विल हैव टू शेल्फ इट्स प्लान फॉर एक्सपेंशन इन व्यू ऑफ प्रेजेंट सिचुएशन। पोस्टपोन, ओके। Anyone else? और कोई? बी बोल रहे थे, डी बोल रहे बच्चे, डी, बी। अच्छा, आप लोग डी बोल रहे हैं ना, आप लोग डी बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी व्हिच वन इज करेक्ट। बी इनकरेक्ट है, डी करेक्ट है। पोस्टपोन, शेल्फ मतलब, शेल्फ किसके लिए यूज होता है आपका? शेल्फ का क्या मतलब होता है? नहीं, दैट इज सेल्फ। शेल्फ का क्या मतलब होता है? शेल्फ, जो आपकी दीवारों पे शेल्फ लगते हैं, दैट इज कॉल्ड शेल्फ, जो आपका सामान रखने के लिए काम आते हैं। तो आपका शेल्फ क्या होता है? एक होल्डिंग पोजीशन होता है, ठीक है, होल्डिंग पेवमेंट होता है। तो उस वर्ड का लिटरल नहीं, एक तरह से मिलता जुलता मीनिंग हम कन्वे कर रहे हैं यहाँ पर, कि हमने रोक दिया उस काम को अभी और बाद में फिर डिस्कस करेंगे। तो ये पोस्टपोन हुआ। क्वेश्चन नंबर 33, डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्प। अच्छा, दिस इज वेरी पॉपुलर फ्रेज, सब आपको सबको पता होगा, राइट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, प्रेजेस हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 33, he is out and out a reactionary. thoroughly, thoroughly। डी बोल रहे थे, डी बोल रहे हो, डी, deadly against। ओके, okay, let's see which option is correct. B is correct, thoroughly। thoroughly मतलब कि बहुत अच्छे से या एक पूरी तरह से कह सकते हैं। ठीक है, दोनों ही इसका कन्वे मीनिंग हो सकता है जहां पर सेंटेंस में जिस तरह यूज हो रहा है। अगर सिर्फ thoroughly यूज हो रहा है, लाइक अगर मैं कहूँ कि ये पैसेज जो है, एक बातें नहीं,
ये पैसेज पढ़ के आना है तो रीड दिस थॉरली, यानी कि पूरी तरह अच्छी तरह पढ़ के आना है। अगर मैं कहूँ कि ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क थॉरली, यानी कि उसने अच्छे से पूरा काम कंप्लीट कर दिया, तो दोनों ही मीनिंग यहाँ पर कन्वे हो रहे हैं। तो आउट एंड आउट यानी कि वो थॉरली एक रिएक्शनरी है। रिएक्शनरी का मतलब क्या होता है? रिएक्शनरी का मतलब क्या होता है? थोड़ी वोकैबुलरी बढ़ाओ, वर्ड्स मिल रहे हैं तो मीनिंग पता होना चाहिए, याद रहेगा। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? नहीं, इन रियल लाइफ बच्चे, नॉट यू आर नॉट स्टडिंग योर केमिस्ट्री ना, आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो रियल लाइफ में रिएक्शन का क्या मतलब होता है? सडन चेंज इज नॉट रिएक्शन। रिएक्शन इज कि मैंने जो एक्शन लिया उसके बाद आपने क्या रिएक्शन दिया, दैट इज योर रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज योर रिएक्शन फॉर समथिंग, ठीक है, कुछ हुआ तो आपने क्या रिएक्शन दिया उसका। तो रिएक्शनरी का मतलब ये हुआ कि हु इज ओवर रिएक्टिंग थिंग्स। ठीक है, मान लीजिए कि इफ आई एम स्कोल्डिंग यू, तो किसी ने अपने ऊपर ले लिया कि मैम तो हमारे ही पीछे पड़ गई हैं, दिस इज ओवर रिएक्शनरी। समझे? क्वेश्चन नंबर 35, I did not mind what he was saying, he was only through his hat. Option A. Anyone else? Sentence साथ में है, you can at least find out the meaning what exactly being talking about. B. B भी हो सकता है, okay. The thing is the type of sentence यहाँ पर जो लिखा गया है वहां पर आपका चारों ही ऑप्शन पॉसिबल है if you don't know the exact meaning of the phrase. राइट अगर आपको पूरा मीनिंग नहीं पता है तो चार ही ऑप्शन पॉसिबल है, क्योंकि वो नॉनसेंस भी बोल सकता है, बिना जाने बोल सकता है, बिना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बोल सकता है, इंसल्टिंग वे में बोल सकता है, राइट। नहीं, यू इग्नोर्ड हिम। ओके, तो ऑप्शंस कौन से चूज हो रहे हैं यहाँ पर? ऑप्शन ए चूज किया आपने, और कोई? बी? बी मैम। सी चूज कर रहे हो आप? ओके, लेट्स सी व्हिच वन इज करेक्ट। डी से स्टार्ट करते हैं। डी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, ए वन इज करेक्ट। आई डिड नॉट माइंड व्हाट ही वाज सेइंग, ही इज ओनली थ्रू हिज हार्ट। मतलब आपने माइंड नहीं किया कि वो कुछ भी बोल रहा था, दैट मीन्स ही वाज टॉकिंग गार्बेज। ठीक है, वो कुछ भी बोल रहा था, मतलब कि उसे पता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है, या तो या फिर वो कुछ और बोलना चाह रहा है, जबरदस्ती आपका इंसल्ट कर रहा है, so that is similar to nonsense. The thing is ignorantly, irresponsibility and insulting, ये तीनों चीजें आपका स्पेसिफिक कंडीशंस में यूज होती हैं। अंडरस्टूड? आपका स्पेसिफिक कंडीशन में यूज होता है। अगर मैं आपको मतलब बेइज्जती कर रही हूँ तभी आप इंसल्टिंग लगा सकते हैं, अगर मैं सिर्फ आपके बारे में कुछ भी बोल रही हूँ तो आप नॉनसेंस ही लगाएंगे। अंडरस्टूड? यस, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन क्या होगा? सी में क्या था? इनरिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि आप कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर, यानी कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं किसी चीज के लिए। ठीक है, मान लीजिए आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि ये असाइनमेंट आपको कंप्लीट करना है, सारे बच्चों से कलेक्ट करना है, तो इररिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर करते हुए कुछ बात बोल रहे हैं। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 36, द केस वॉज हेल्ड ओवर ड्यू टू ग्रेट ऑपोजिशन टू इट। ओके, एनीवन एल्स? डी? डी? ओके, बिल्कुल हो सकता है। होने के लिए तो चारों ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ कौन सा हो?
ओके, लेट्स सी विच ऑप्शन इज करेक्ट है। ए ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, पोस्टपोन। हालांकि यहाँ पर क्योंकि केस की बात की जा रही है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हेल्ड ओवर आप ड्रॉप्ड भी लिख सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पर हेल्ड ओवर लिखा हुआ है, तो हेल्ड ओवर का मीनिंग होता है पोस्टपोन करना, ठीक है। अगर आप पोस्टपोन नहीं कर रहे हो, उस पूरे ही फ्रेज को हटाकर आप ड्रॉप्ड भी लिख सकते थे, इट वुड हैव बीन करेक्ट, बट उसका मीनिंग वो नहीं होगा, ठीक है। Yes, question number 37. In the organized society of today, no individual or nation can flow a lonely furrow. Flow a lonely furrow आपका ये फ्रेज है जिसका आपको मीनिंग लगाना है। मीनिंग कैसे बता दूंगी? ए एंड बी। ऑप्शन ए एंड बी, और कोई ऑप्शन चूज नहीं करना चाहता है या सपोर्ट कर रहा है उसका? बच्चे वही तो मीनिंग आपको बताना है। लो मतलब क्या होता? लो मतलब क्या होता है? आप जो आपके फार्मर्स जो करते हैं, ठीक है, राइट, उसको फ्लोइंग बोलते हैं, ठीक है। लोनली मतलब समझिए अकेला। फैरो का मतलब होता है एक जो नैरो पाथ बनाता है फार्मर सिंचाई के लिए, ठीक है, पानी डालने के लिए जो एक नैरो पाथ बनाया जाता है उसको फैरो बोलते हैं। बी ही होगा, यस। टू डू विदाउट हेल्प, ठीक है, किसी के बिना हेल्प किए आप फ्लोइंग। सी फ्लोइंग इज एक्टिविटी जो कि बहुत हार्डवर्क से रिलेटेड होती है, ठीक है। तो फ्लोइंग अगर किसी भी आपके फ्रेज में आ रहा है तो इट इज रिलेटेड टू योर हार्ड वर्क, ठीक है। लोनली है तो यू आर डूइंग हार्ड वर्क विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38. इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील। ओके, ओके, सी एंड डी। और कोई? यही तो प्रॉब्लम है बच्चे, आपको अगर एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता है, पॉसिबली इट कैन कन्वे, दीज आर सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, ठीक है। ये जो वर्ड्स हैं आपके या ये जो फ्रेजेस हैं इनके सारे का सिमिलर मीनिंग है, बट एग्जैक्ट मीनिंग आपको तभी पता। हेल्प इन द, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय स्पोक यहाँ पे? नहीं, एग्जैक्टली वो जो व्हील्स आपके पुराने वाले होते थे जिसमें वो सारा रहता था, डंडियां रहती थी, लकड़ी वाला जो व्हील याद है आपको, वो उसका कंस्ट्रक्शन रहता था, तो उसमें वो जो एक एक लकड़ियां होती थी उसको स्पोक बोलते थे, ठीक है। तो वही स्पोक उसने उसके व्हील में डाल दिया, मतलब क्या किया? डिस्ट्रॉय कर दिया, यस। बोथ ऑप्शन कैन बी करेक्ट, लेट्स सी व्हिच वन इज करेक्ट। डी नहीं होगा, थ्रॉटेड। थ्रॉटेड मतलब क्या होता है? यस, थ्रॉटल। थ्रॉटल जो वर्ड है, ठीक है, उससे ये डिराइव किया गया है। थ्रॉटल मतलब गला दबाना होता है, ठीक है। तो थ्रॉटेड मतलब कि उसने उसका प्लान का जो एग्जीक्यूशन है उसमें खराब कर दिया, ठीक है। Question number 39. It is no longer easy to strike gold in Shakespeare research since much work has already been done on him. Uncover side value. Okay. The golden spot. D होगा। अच्छा, what is the meaning conveyed by this sentence? इस पूरे सेंटेंस का मतलब बता सकते हो? शेक्सपियर का जो काम है वो बहुत साल पुराना है, ठीक है, तो उस पर रिसर्च किया जाना यानी कि उसका एनालिसिस निकाला जा रहा है उनके वर्क्स का, राइट।
एग्जैक्टली, स्ट्राइकिंग गोल्ड मतलब कि गोल्ड एक चीज होती है जो वैल्यूएबल मानी जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत सालों से वैल्यूएबल मानी गई है, तो उसका वैल्यू से रिलेटेड आपका फ्रेजेस रहेगा जब मीनिंग उसका कन्वे होगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, टू अनकवर और टू फाइंड अ वैल्यूएबल आर्गुमेंट और इंफॉर्मेशन। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 40, Sanjay is very different about passing the civil service examination this year. B and C. Lack of. होने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है बच्चे। सी होगा, सी और डी बोल रहे हो, लेट्स सी व्हिच वन इज करेक्ट। डी इनकरेक्ट है, सी इज द करेक्ट, लैकिंग फॉर कॉन्फिडेंस अबाउट। वेरी डिफरेंट जो है यहाँ पर फ्रेज मतलब कुछ अलग है, ठीक है। नाउ ही इज ट्राइंग फॉर सिविल सर्विसेज, यानी कि बहुत साल से ट्राई कर रहा है, तो होने के लिए तो दोनों मतलब हो सकता था कि ही इज वेरी होपफुल टू पास और ही इज लैकिंग कॉन्फिडेंस। बट वेरी डिफरेंट मतलब कि कुछ अलग कर रहा है, ठीक है। अब होपफुल तो वो हमेशा से रहा होगा, तभी तो वो तैयारी कर रहा है सिविल सर्विसेज की, तो इस पर उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। यस, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। और यस, व्हाई मस्ट यू लुक अ गिफ्ट horse in the mouth? Why must you look a gift horse in the mouth? Okay, this one is difficult. बी लग रहा है, बी। डी होगा, बी और डी। ओके, बी इज द करेक्ट वन, फाइंड फॉल्ट इन द गिफ्ट, ठीक है। गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, यानी कि यहाँ पर देखो इसका जो मीनिंग है, एग्जैक्ट मीनिंग मतलब इसकी जगह, इस फ्रेज की जगह बी फास्टिडियस भी हो सकता है, ठीक है। बी फास्टिडियस का मतलब होता है कि आप बहुत डिटेल्स पे ध्यान देने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को असाइनमेंट बनाने दिया जाए तो वो पूरा असाइनमेंट का फ्रंट पेज डेकोरेट करेंगे, अंदर से पूरा अच्छे से करेंगे। तो अगर पूरा डिटेल से आप कुछ काम कर रहे हैं या कुछ कमी निकाल रहे हैं किसी के काम में, तो वो फास्टिडियस उसका मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर होने के लिए तो वो भी हो सकता था, बट यहाँ पर फ्रेज जो है, नहीं नहीं, अगर इस फ्रेज का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं देखा जाए तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं यू कैन पुट दैट, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग होगा टू फाइंड फॉल्ट्स विद अ गिफ्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, डाउरी इज अ बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। ए एंड सी। Okay, option C is not the correct one. Option 1 is correct. A widely debated issue. ठीक है, a relevant question, a relevant problem जो होगा वो burning question का meaning नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पर a relevant problem भी नहीं use होगा, dowry is a widely debated issue ही होगा, ठीक है। dying issue possible ही नहीं है, ठीक है। irrelevant issue भी possible नहीं है, relevant issue हो सकता है, पर यहाँ पर relevant issue नहीं होगा, क्योंकि ये जो sentence formation है, सेंटेंस फॉर्मेशन की तरह इनकरेक्ट है। डाउरी इज अ रिलेवेंट इशू फॉर दिस डे, नहीं फॉर दिस जनरेशन हो सकता था, फॉर प्राइवेट जनरेशन हो सकता था, दिस डे इट इज अ वाइडली डिबेटेड इशू। 43, leaders should not only make speeches, they should also be prepared to bell the cat. क्या बच्चे, कौन सा ऑप्शन बोल रहे बच्चे?
आप लोग यही होगा। यस, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, टू टेक लीड इन डेंजर। यहाँ पे देखो बाकी जो ऑप्शन थे ना, दैट नेवर बी इन द प्लेस ऑफ दिस। इनमें से तीनों जो बाकी रेस्ट ऑप्शन थे वो आप नहीं लगा सकते थे, यहाँ पर पॉसिबल ही नहीं था। 44, द पॉपुलैरिटी ऑफ द यस्टरडे सुपरस्टार इज ऑन द वेन। वेन का मीनिंग बता दूंगी तो तुम लोग को पता चल जाएगा आंसर क्या है। ए एंड सी। और कोई ऑप्शन आप लोग? ओके, लेट्स सी विच वन इज करेक्ट। ए नहीं है ऑप्शन, सी भी नहीं है ऑप्शन। डी की बी, ग्रोइंग लेस। ठीक है, वेन का मतलब होता है कुछ भी यूजफुल नहीं होना। ठीक है, मतलब बर्बाद होना, एक तरह से कह सकते हैं वेन का मतलब होता है। तो अगर आप जैसे इफ यू आर यूजिंग योर टैलेंट्स इन वेन, मतलब आप उसको यूजफुल थिंग में यूज नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 45, ही इज लिविंग द कंट्री फॉर गुड। ही इज लिविंग द कंट्री फॉर अ गुड। क्या होगा? सी होगा, फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट। ए और सी बोल रहे हो? ए और सी बोल रहे हो? ए नहीं है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस, फॉर एवर, फॉर अ गुड। हाँ हाँ, फॉर गुड मतलब इफ यू आर लिविंग, हाँ मतलब फॉर गुड या फिर फॉर अ गुड जो होता है। नहीं, दिस फ्रेज का, इस फ्रेज का मतलब होता है फॉर। हाँ, यस पॉसिबल। Yes, question number 46. He is an interesting speaker but tends to go off at a tangent. Tangent का मतलब क्या होता है? आप लोग सब ज्वाइन किए थे कि नहीं किए थे? क्या होगा? सी होगा, go on to great length। 46 का बताओ बच्चे, 46 का क्वेश्चन नंबर 46। Forget things in between, okay। गूगल करके भी उसको याद तो रहे, बाद में फिर भूल जाएगी तो क्या फायदा फिर। अभी आंसर बता के अभी खुश हो जा रहे हो, फिर बाद में क्या होगा? यस, ठीक है, तो और एक दिन वही एग्जाम ले लेंगे। नहीं नहीं, यस कौन सा ऑप्शन? हाँ, टॉपिक इसी टाइप का आएगा क्वेश्चन, इसी टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके आएंगे, एक पैसेज, बाकी ग्रामेटिकल एरर्स। यस,
कौन से ऑप्शन बोल रहे हो? 46 क्वेश्चन ए। यस, चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। टेंजेंट का मतलब पता है आपको? हाँ, सर्कल पे जब एक पॉइंट पे टच करता है कोई लाइन तो उसको टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि एक कर्व को भी कह सकते हैं। अगर एक कर्व भी टच कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन होती है और वो कर्व को टच कर रहा है, यानी कि वो टच करके चेंज कर देता है अपना पाथ। सर्कल पे स्ट्रेट लाइन जब एक पॉइंट पे टच होती है तो वो टेंजेंट हुआ, तो यानी कि सर्कल का कर्व हुआ और एक लाइन पे स्ट्रेट जा रहा है, यानी कि आप स्ट्रेट जाने की जगह एक लाइन पे वो सर्कल पे टच तो कर रहे हो। सर्कल आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इन जनरल लाइफ सर्कल आपका सब्जेक्ट हो गया जिसपे आपको बोलना है, यहाँ पर जो मीनिंग कन्वे हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में जाके बस टच किया सब्जेक्ट और उसने उसने चेंज कर दिया टॉपिक। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। ही सोल्ड हिज हाउस फॉर अ सॉन्ग। क्या ऑप्शन होगा? सी। ओके, ऑप्शन सी इज करेक्ट। फॉर अ सॉन्ग यानी कि सिर्फ एक गाने के लिए, एक तरह से कह सकते हैं। सिर्फ एट अ रीजनेबल प्राइस नहीं, रीजनेबल। सॉन्ग लिखा है बच्चे, सॉन्ग लिखा है। Question number 48. Despite the truth bestowed on the minister, he turned out to be a snake in the grass. ये पता होना चाहिए आप लोगों को। Despite the truth bestowed on the minister. स्टेट क्या है? लेट से आया तो बाद में आएगा ना, नेक्स्ट क्लास में आएगा, मेरी क्लास में थोड़ी आएगा। यस, ए बाहर हो बच्चे। यस, अ स्नेक इन द ग्रास आपका क्या होगा? सीक्रेट एनिमी। और कोई ऑप्शन चूज कर रहा है? सिर्फ सब एक के साथ है। सी, एन अनफोर्सीन डेंजर। ओके, ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत, सी भी गलत है। बी, बी की डी। बी इज द ट्रेंचरस पर्सन। ट्रीजन जो होता था, ट्रीजन मतलब क्या होता है? ट्रीजन मतलब क्या होता है? ट्रीजन का मतलब होता है जो गद्दारी करना। ट्रीजन का मतलब गद्दारी करना। तो ट्रेंचरस यानी कि वो गद्दार हुआ, ठीक है। 49. Women should be paid the same as men when they do the same work, for surely what is sauce for the goose is sauce for the gender. Gender, sorry, not gender. Yes, रोल नंबर बताइए बच्चे अपना सब कोई जो लॉगिन नहीं किया है। 63 नया रोल नंबर है आपका। नाम बताइए बच्चे, नाम नाम। यस, 53। यस, मुस्कान कुमारी, वैष्णवी। ओके, आप ही का चेंज हुआ है ना? नहीं नहीं, आपका 14 था, मतलब 15 था ना, तो आप ही के ऊपर से सारा बस एक रोल नंबर आगे बढ़ा दिया गया। 1 मिनट, पहले इसका आंसर बताओ, पहले इसका आंसर बताओ। फनी ऑप्शन क्या होता है बच्चे? व्हाट डू यू मीन बाय गूज एंड गेंडर? वर्ड नहीं है, गूज आर बर्ड्स। हाँ, यस, तो उसमें क्या, इसमें हंसने वाली क्या बात है? तो एक्चुअली फ्रेज में तो वही चीज लिखा गया है कि व्हाट इज सॉफ्ट। हाँ, इक्वली ट्रीटेड।
A, which option? ओके, सी ऑप्शन आप लोग चूज कर रहे हैं. सी इज इनकरेक्ट. A या D? A is the correct one. What thought? Suitable pay for a man should be suitable for the woman. Okay. Okay, yes. Online student, I have taken the attendance. You need not worry. And next class आपका कौन सा टॉपिक पे डिस्कशन हो? कोई ऐसा ग्रामर का टॉपिक जो आपका बहुत कमजोर है, जहां से आप स्टार्ट करना चाहते हैं? सिनोनिम्स. सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स बच्चे इसी तरह होंगे आपके इडियम्स और फ्रेजेस की तरह. ठीक है, तो आपको मैं क्वेश्चन के ही थ्रू करवाऊंगी. ठीक है, क्योंकि इडियम्स और फ्रेजेस में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं समझा सकती हूँ. आपको याद होना चाहिए वो सारा चीज, या फिर आपको समझना चाहिए ये क्या चीज आपका किस वर्ड कहाँ यूज हो रहा है. तो उस बेसिस पे आप उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. ऑपोजिट में कॉल लगाए. यस बच्चे. बच्चे आप